नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। अयोध्या में राम दरबार का नाम अब राम परिवार होगा। मंदिर ट्रस्ट ने संतों के सुझाव से किया बदलाव, निर्णय का स्वागत। एसआईआर को लेकर यूपी में 2.5 करोड़ से ज्यादा और मतदाताओं को नोटिस देने की तैयारी। आज पढ़ी जाएगी मतदाता सूची। मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो कराएंगे एफआईआर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, सरकार बताया एसआईआर में कितने घुसपैठी निकले। यूपी राजभवन में हुई 3 गौवंशों की मौत। डॉक्टर और एलईओ किए गए निलंबित, शासन को भेजी गई रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर 2 दिन विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन की ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटे। वाराणसी सहित पूर्वांचल में गलन और कोहरे का प्रकोप। आज सुबह से ही पछुआ हवाओं का जोर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ समेत यूपी में गलन और घना कोहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी, ठंडी हवाओं से कपकपी जैसी सर्दी लोगों को परेशान कर रही। गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती समेत 20 जिले कोहरे की चपेट में है। सड़कों पर विजिबिलिटी है, 10 मीटर तक विजिबिलिटी सीमित हुई है। आजमगढ़ सबसे ठंडा रहा, जहां पारा लगभग 3.5 डिग्री के आसपास रहा। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी में 25 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई। कुछ ट्रेनों की देरी 5 से 10 घंटे तक। हालांकि कुछ जिलों में धूप निकलने से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। तो लखनऊ समेत यूपी में गलन और घना कोहरा छाया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत तमाम जिलों में गलन और घना कोहरा सर्दी लगातार बढ़ा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं कपकपी पैदा कर रही हैं। गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती समेत 20 जिले कोहरे की चपेट में। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के तमाम जिले, कुल मिलाकर पूरी यूपी जो है घने कोहरे और भीषण सर्दी के चपेट में है। विजिबिलिटी जो है वो भी बहुत कम नजर आ रही है। क्या कुछ अहम जानकारी मौसम को लेकर सामने आ रही? बिल्कुल मानक, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है राजधानी समेत जो है करीब 20 जिले ऐसे हैं जो आज घने कोहरे की चपेट में रहे, जिसमें अगर खासतौर से देखा जाए गोरखपुर, जौनपुर और बस्ती समेत ये जिले माने जा सकते हैं जहां पर काफी घना कोहरा रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम रही। ओस और बूंदे और रिमझिम बारिश जैसा महसूस कर रहे थे लोग। जो राहगीर जिस प्रकार कोहरा था, लोग ऐसा लग रहा था कि हल्की बारिश हो रही है, तो कह सकते हैं कि जिससे जो है सड़कों पर 20 मीटर तक भी देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये जिस प्रकार से जो है कई जगहों पर, जैसे आजमगढ़ सबसे ठंडा जगह रही जहां पर 3.7 डिग्री का टेम्परेचर रहा। वहाँ इसी प्रकार से जो है गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और समेत स्टेशनों पर 25 से भी ज्यादा जो है ट्रेनें जो है लेट चलनी। करीब 5 से 10 घंटे जो है ट्रेनें लेट चल रही। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कोहरे का जो कहर जो है आम जनता के लिए काफी परेशानी का सामना करना है। लोग जो है रेलवे स्टेशन पर घंटों जो है ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय ट्रैफिक की है, और चाहे वो फ्लाइट से हो या रेलवे से हो, या साथ ही साथ लोगों का सड़क पर चलना, ये काफी दुभर है कोहरे की वजह से। और ठंड और शीतलहर का कहर तो लगातार देखने को मिल ही रहा है। लगातार मौसम विभाग जो है अलर्ट भी कर रहा है। मुख्यमंत्री भी लगातार जो इस पर बैठक भी कर रहे हैं, किसी आम जनता को परेशानी ना हो, ट्रेन बसेरे में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लगातार उनके द्वारा जो है आदेश दिए जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, और पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फबारी जो है वो मैदानी इलाकों पे सर्दी बढ़ा रही है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बरेली से है, जहां बरेली में अस्पताल के बाहर 2 अलग अलग
नामों के बोर्ड लगे हैं। आपको बता दें मैक्सा लाइफ बनाम मैक्स लाइफ से जनता में भ्रम, स्वास्थ्य नियमों की संभावित अवहेलना साफ तौर पर नजर आ रही है। ब्रांड नकल और भ्रामक प्रचार की आशंका देखने को मिल रही है। कहीं मैक्स लाइफ तो कहीं मैक्सा लाइफ बोर्ड ये लगे हुए हैं। विभागीय चुप्पी पर अब सवाल उठ रहे हैं। जांच नहीं हुई तो बड़ा विवाद तय है। सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग का है हॉस्पिटल बारादरी क्षेत्र में। ईसाइयों पुलिया के पास ही अस्पताल मौजूद है। सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग का है ये हॉस्पिटल। बारादरी क्षेत्र में ईसाइयों पुलिया के पास है ये होटल। बरेली अस्पताल के बाहर 2 अलग अलग नामों के बोर्ड लगे हैं। शानू कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शानू, मैक्सा लाइफ और मैक्स लाइफ के नाम से 2 हॉस्पिटल, इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए मनोज, निश्चित तौर पे ये बरेली के बीचों बीच शहर में जो है सैटेलाइट के पास एक बड़ा विशाल जो है हॉस्पिटल बना है और ये हॉस्पिटल पिछले कई समय से संचालित है। लेकिन काफी दिनों से इसमें देखने को आ रहा है कि इसके जो फ्रंट गेट है और साइडों के जो गेट है वहां पर साफ तौर पर से 2 नाम दर्शाए गए हैं, यानी कि मैक्स लाइफ हॉस्पिटल एंड IVF फैमी IVF सेंटर, और दूसरा जो नाम दिया गया है वो मैक्सा लाइफ करके दिया गया है। तो निश्चित तौर पे ये जो है आम जनता, जो बरेली शहर की जनता है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है कि आखिर हॉस्पिटल की सच्चाई क्या है। और जो समाज सेवी है उनका साफ तौर पर से कहना है कि आखिर जो 2 नाम दर्शाने की क्या जरूरत पड़ी है। मैक्स लाइफ एक ब्रांड है, मैक्स करके जो है कई बाहर जो है चर्चित हॉस्पिटल संचालित है, उसी के नाम पर जो है जगह जगह इसके हॉस्पिटल की चारों दिशाओं की दीवारों पर कहा जाए तो मैक्स लाइफ हॉस्पिटल भी दर्शाया गया है। खुलेआम स्वास्थ्य विभाग के नियमों की अवहेलना है और साफ तौर पर से स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार इस चीज पर जब रजिस्ट्रेशन देता है तो वो ये स्थिति साफ कर देता है कि नाम पंजीकरण सब जगह सामान्य होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार उसको नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय बरेली का जो मैक्स लाइफ हॉस्पिटल है और जिसका नाम मैक्सा लाइफ भी है, तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना है और लगातार नियमों की अवहेलना है। और ये सपा नेता है बरेली के डॉक्टर अनीस बेग, उनका ये हॉस्पिटल है। इनके परिवार में विधायक भी रहे हैं जिनका नाम है सुल्तान बेग, वो इनके भाई हैं। लगातार ये पहले भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो प्रकरण सामने आया है वो मनोज निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के लिए सवालिया निशान खड़े करता है और खुद डॉक्टर अनीस बेग के लिए सवालिया निशान खड़े करता है कि आखिर क्या स्थिति आ गई जो 2 हॉस्पिटलों के नाम इनको दर्शाने पड़ गए। हाँ बिल्कुल शानू, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो मैक्सा लाइफ के नाम से मैक्स लाइफ जो एक ब्रांड है और इस नाम से कई हॉस्पिटल संचालित होते हैं। हूबहू इसी नाम से मैक्सा लाइफ हॉस्पिटल संचालित करने का मकसद लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना है, लोगों के अंदर अलग विश्वास पैदा करना है और इस तरीके से भ्रामक जो है नाम के माध्यम से लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को इस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेने की जरूरत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अहम खबर है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बरेली दौरा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बरेली पहुंचेंगे पंकज चौधरी। दोपहर करीब 2 बजे पहुंचेंगे बरेली। तो पंकज चौधरी आज बरेली के दौरे पर हैं। लगभग दोपहर के 2 बजे बरेली पहुंचेंगे पंकज चौधरी। आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। वहीं दोपहर करीब 3 बजे फरीदपुर में सत्संग भवन में पहुंचेंगे। स्वर्गीय पूर्व विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं शाम करीब 4 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो बरेली के दौरे पर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शानू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शानू, पंकज चौधरी पहली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बरेली के दौरे पर हैं, क्या है उनके वहां पहुंचने का कार्यक्रम? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पंकज चौधरी इस बार पहली बार जो है प्रदेश अध्यक्ष की जब से उन्होंने पदभार संभाला है उसके बाद आज पहली बार जो है बरेली पहुंच रहे हैं। और बरेली पहुंचने से पहले ये लगातार पीछे के जितने भी जिले हैं वहां पर इनका जोरदार स्वागत किया है, चाहे हापुड़ की बात की जाए, रामपुर की बात की जाए या तमाम जिलों में जो है इनका
स्वागत समारोह किया गया है और बरेली में भी इनका जोरदार स्वागत की तैयारी है। जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह का माहौल है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वो आज पहली बार बरेली आ रहे हैं और बरेली की सरजमी पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। पंकज चौधरी करीब दोपहर 2 बजे जो है बरेली पहुंच जाएंगे और निश्चित तौर पे ये सर्किट हाउस में जो है एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। जिस विभाग के ये मंत्री हैं केंद्र में यानी कि वित्त विभाग, उससे संबंधित आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और बैठक के बाद सीधा जो है फरीदपुर के लिए रवाना होंगे। फरीदपुर में फरीदपुर तहसील में जो है एक सत्संग भवन है, वहां पर जो फरीदपुर क्षेत्र के जो स्वर्गीय विधायक हैं डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी, उनको जाकर के जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर उनके परिवारजनों से मिलकर के शोक संवेदनाएं भी प्रकट करेंगे। जिसके बाद सीधा बरेली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे और बाया रोड जो है मनोज ये जो है लखनऊ के लिए जाने वाले हैं। निश्चित तौर पे आज पहली बार बरेली पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनमें एक जबरदस्त उत्साह है कि प्रदेश अध्यक्ष से आज वो पहली बार रूबरू होने वाले हैं। मनोज, हाँ बिल्कुल शानू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पंकज चौधरी बरेली के दौरे पर हैं और ये अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला बरेली दौरा है। इस दौरान कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बरेली के दौरे पर हैं। ये दौरा उनका पहला दौरा है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। इस दौरान आयकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, अन्य जो कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से अहम खबर है, जहां नशे में धुत पिता ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया है। 1.5 साल के मासूम बेटे की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। दरिंदे पिता ने मां से छीनकर मासूम की हत्या की। बांदा जिले के थाना पैलानी क्षेत्र की घटना है। दरिंदे पिता ने शव को नाव में रखकर नदी में बहा दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। मासूम बच्चे को लेकर अपने मायके में रह रही थी मां। पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा था पारिवारिक विवाद। पुलिस शव की बरामदगी के लिए खंगाल रही है, नदी में शव को खंगाल रही है। तो ये बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, पारिवारिक कलह थी और उसका खामियाजा एक मासूम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस अब शव की बरामदगी में जुटी हुई है। नशे में धुत पिता ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। 1.5 साल के मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या की गई। दरिंदे पिता ने मां से छीनकर मासूम की हत्या की। तो बांदा से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। नशे में धुत पिता ने मासूम को मौत के घाट उतारा। महज 1.5 साल की मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद शव को नदी में बहा दिया। दरिंदे पिता ने मां से छीनकर इस मासूम की हत्या की है। निश्चित रूप से रिश्तों को कलंकित करने वाली और हृदय को झकझोर देने वाली यह घटना है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, लेकिन निश्चित रूप से इस घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया और क्षेत्र में जो लोगों की संवेदनाएं हैं वो जगा दी। 7/1/2026 को जनपद बांदा के थाना पैलानी में एक महिला द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वह अपने मायके में रह रही है और रात में नशे की हालत में उसका पति उसके 1.5 साल के बेटे को ले गया है। सूचना मिलने पर तत्काल समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और गांव वालों की मदद से पति को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। दिनांक 9/1/2026 को पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि उसने अपने बेटे का गला दबाकर हत्या कर नाव में लेकर शव को नदी में डाल दिया है। पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा शव को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बेहद चौंकाने वाली ये घटना, रिश्तों को कलंकित करने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना बांदा से सामने आई है। एक पिता की दरिंदगी जो सीमाएं पार कर गई, एक मासूम जो महज 1.5 साल का था उसकी नशे की हालत में हत्या कर दी।
भगत सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बांदा से जुड़ गए हैं। भगत, बांदा से ये बेहद चौंकाने वाली, रिश्तों को शर्मसार करने वाली और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मासूम 1.5 साल के मासूम को अपने पिता ने ही उसको मौत के घाट उतार दिया। क्या है ये पूरा मामला? मनोज, ये पूरा मामला बांदा जनपद के पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां एक कलयुगी बाप ने पति पत्नी के बीच की लड़ाई में रात में आकर के मां की गोद से बच्चे को छीन कर ले गया और उसको नाव के सहारे यमुना नदी में ले जाकर के बीच नदी में उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। उसके शव को वहीं यमुना में फेंक दिया है। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा मामला है और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और आरोपी नशे में था। आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने बच्चे की हत्या की है। बच्चे के कपड़े मिले हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू जारी है। पुलिस बच्चे की लाश खोजने का प्रयास कर रही है। पानी का बहाव तेज है, गहराई ज्यादा है, जिससे अभी तक बच्चे की लाश को नहीं कवर किया जा सका है। हालांकि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इससे सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि आपसी संबंधों को चलते ये हत्या हुई है, जहां मात्र नशे की हालत में कलयुगी पिता ने अपने 1.5 साल के बच्चे की हत्या कर दी है, गला दबाकर हत्या की है, उसके शव को यमुना नदी में फेंक दिया है। बिल्कुल भगत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से ये रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। कलयुगी पिता ने अपने ही मासूम 1.5 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। शराब के नशे में बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद नदी में जाकर फेंक दिया। तो निश्चित रूप से इस घटना ने समाज को झकझोर दिया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। एटा से अहम खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हुई है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही। सूचना पर पहुंची पुलिस, 4 घायलों को कराया गया मेडिकल कॉलेज में भर्ती। डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित किया है। एक युवक का उपचार जारी है। एटा थाना आवागढ़ क्षेत्र के उड़ेरी बम्बा के पास की घटना है। 4 घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित किया है। एक युवक का उपचार जारी है। दो बाइकों की भिड़ंत, 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में आयोजित 105वें स्कॉच समिट कार्यक्रम में महाकुंभ 2025 में स्थापित आईसीसीसी एवं यूपी पुलिस के सोशल मीडिया सेंटर की मेटा सुसाइडल अलर्ट की अभिनव पहल के लिए वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड गोल्ड श्रेणी से सम्मानित किया गया है। यूपी पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन के प्राणों की रक्षा का अभिनव प्रयोग करने वाली विश्व की प्रथम पुलिस एजेंसी बनी है। योगी सरकार की स्मार्ट पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इसका असर साफ तौर पर दिखा है। यूपी पुलिस को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ये 2 अवार्ड मिले हैं। स्कॉच अवार्ड की 2 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत होने वाली योगी सरकार की यूपी पुलिस देश की एकमात्र पुलिस बल बन गई है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, उत्तर प्रदेश पुलिस को जो देश की पहली पुलिस बल बन गई है जिसको प्रतिष्ठित स्कॉच श्रेणी के 2 अवार्ड मिले हैं और अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। क्या कुछ अहम अपडेट देंगे?
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नाम एक बार फिर जो है यूपी पुलिस को देखते हुए उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए जो स्कॉच से अवार्ड से नवाजा गया है, और जिस प्रकार से नई दिल्ली में ये 105वीं स्कॉच समिति के कार्यक्रम में जो है इस अवार्ड को जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस को सम्मानित किया गया, जहाँ कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से महाकुंभ 25 में स्थापित आईसीसी यूपी पुलिस के सोशल मीडिया सेंटर की मेटा सोसाइटियल अलर्ट के अभिनय और पहल के अंतर्गत जो है इस अवार्ड को जो है यूपी पुलिस को दिया गया है। जिस प्रकार से अन्य चीजों को देखें तो यूपी पुलिस की सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन के प्राणों की रक्षा के लिए जो एक अभियान चलाया गया, एक प्रयोग किया गया, इसमें काफी सफलता जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस को मिली, और जिसके चलते जो है इस अवार्ड में जो है योगी सरकार की स्मार्ट पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी को जो है सब कुछ देखते हुए इस अवार्ड से जो है नवाजा गया। जिस प्रकार से देखा जा सकता है इसका अवार्ड दो अलग अलग श्रेणियों के पुरस्कृत होने वाली योगी सरकार की यूपी पुलिस बनी देश की सबसे एकमात्र पुलिस, जिस प्रकार से इस मौके पर जो है अवार्डों के द्वारा जो है सम्मानित किया गया। हालांकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है पुलिस महकमे को जो आदेश दे रहे हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, सोसाइटी से जुड़ी मामले हो या एक्सीडेंट कम से कम संख्या में हो या ना हो, हर एक पहलू पर जो है सरकार निश्चित रूप से मनीष, उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में ये जो बड़े अवार्ड, 2 अवार्ड दिए गए हैं, अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से भीड़ प्रबंधन और महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन को स्मार्ट तरीके से और तकनीकी दक्षता के साथ, तकनीकी का इस्तेमाल करने के साथ पुलिस ने इसको बेहतर समायोजन के साथ संपन्न कराया, तो अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है। 2 प्रतिष्ठित अवार्ड जो उत्तर प्रदेश पुलिस को मिले हैं योगी सरकार के नाम, योगी सरकार की पुलिस के नाम, ये बड़े अवार्ड दर्ज किए गए हैं। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी पुलिस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है और इस श्रेणी में 2 अवार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस को मिले हैं, जो पुलिस के लिए उपलब्धि है। देश में एकमात्र यूपी पुलिस है जिसको ये अवार्ड मिले हैं और तकनीकी दक्षता की वजह से ये अवार्ड मिले हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा जनपद की जिला पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोपों ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल पर गंभीर आरोपों के खिलाफ उनके ही साथी सदस्य भगत सिंह ने अनशन का रास्ता अपनाया है। यह अनशन जिला पंचायत के सामने स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क यानी अटल वाटिका में शुरू किया गया, जहां आपको बता दें भरत सिंह के साथ अन्य सदस्य जैसे धीरज राजपूत और कई प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। आरोप है कि अध्यक्ष पटेल ने करोड़ों रुपए का गबन किया, पिछड़े और दलित क्षेत्रों में विकास कार्यों को नजरअंदाज किया, जबकि अन्य दलों के सदस्यों को विशेष लाभ पहुंचाया। आपको बता दें कि यह विवाद कोई नया नहीं है। जारी रिपोर्ट में सुनील पटेल को दोषी ठहराया गया था और जुलाई 2025 में उनके खिलाफ धारा 29 के तहत नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक जिला पंचायत में कुल 6.5 से 120 करोड़ तक के घोटाले की बात कही जा रही है, जिसमें फर्जी हस्ताक्षर, अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। अनशनकारी सदस्यों का कहना है कि जब तक अध्यक्ष पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एंटी करप्शन यूनिट प्रयागराज ने नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ में तैनात लिपिक प्रशांत सिंह को 87,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में लिपिक ने आपको बता दें नगर पंचायत ढकवा के अधिशासी अधिकारी अभिनव यादव की संलिप्तता उजागर की है, जिसके बाद दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ठेकेदार प्रवीण रामपाल ने शिकायत की थी कि साइट विजिट एवं अनुमति के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। कार्रवाई के बाद नगर पंचायत ढकवा कार्यालय में हड़कंप मच गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।